हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं साउथ की एक और शानदार मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत पीओआर कंपनी के सीईओ विजय के घर से होती है, जहां विजय के घर में पूजा चल रही है। पूजा खत्म होने के बाद विजय की वाइफ कहती है कि सुनो, आप यहाँ पर बिजी हो और हमारा बेटा राम आज लंदन से वापस आ रहा है। अरे आप उसे लेने चाहिए ना। विजय अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है, देखो हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और वैसे भी अगला सीईओ तो वही बनेगा। उसके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस होगा ही ना, वो कहीं से भी अकेले आ जा सके। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि राम को अभी से किसी सहारे की जरूरत पड़े। मैं उसे कामयाब बेटा बनाना चाहता हूँ, जो हमारी पीआर कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जाए। दूसरी तरफ हम कहानी के हीरो राम को देखते हैं, जो अपने प्राइवेट जेट से इंडिया पहुँच जाता है। राम कई सालों के बाद आज इंडिया आया हुआ है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय लंदन में ही बिताया था, जहां राम को लेने उसका दोस्त विक्की आया हुआ था। विक्की को वहां देखकर राम बहुत खुश होता है, क्योंकि विक्की राम से बहुत टाइम बाद मिल रहा था। मगर राम यहाँ घर पर न जाते हुए पहले एक आदमी से जाकर मिलता है, और ये आदमी पीआर कंपनी में ही काम करता है। एक्चुअली इंडिया आने से पहले राम ने कंपनी की डिटेल अच्छे से निकाल ली होती है, और उसी डिटेल्स से राम को ये पता चलता है कि ये आदमी पीआर कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ मिला हुआ है, जिसने एक बड़ा प्रोजेक्ट पीआर कंपनी को ना देते हुए उसकी कॉम्पिटिटर वाली कंपनी को दिलवा दिया। और वैसे भी राम के पिता एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं। उन्होंने कभी भी अपने कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय पर शक नहीं किया, और इसी चीज का फायदा ये आदमी उठा रहा था। अब राम उसी टाइम उस आदमी को अपनी कंपनी से निकाल देता है। ये देखकर वो आदमी राम को धमकाने लगता है। वो राम से कहता है कि देख, तेरी कंपनी की सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। मैं ये सारी जानकारी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को बता दूंगा, से तुम्हारी कंपनी को डूबते टाइम नहीं लगेगा। लेकिन तभी अचानक से उसके पूरे केबिन में आग लग जाती है, जो कि राम को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। इससे उस आदमी के पास जो भी पीआर कंपनी की डिटेल्स होती हैं, वो सब जलकर धुआं धुआं हो जाती है। इसके बाद राम यहाँ से बड़े ही एटीट्यूड से चला जाता है। के बाद राम सीधे अपने घर आता है, जहां उसके स्वागत में उसकी पूरी फैमिली एक साथ खड़ी हुई थी। इतने सालों बाद राम को यहाँ देखकर फैमिली वालों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जहां एक तरफ राम के आने से सभी लोग खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ राम के अंकल रमेश, उनकी फैमिली में गुस्सा फैल जाता है। दरअसल विजय अगला सीईओ राम को बनाने वाला है, मगर रमेश का बेटा अभी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अभी ये चाहता है कि अगला सीईओ वो खुद बने। इसी वजह से अभी बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, और वो किसी भी तरह से सीईओ बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसी काम में उसका साथ उसकी माँ टीना देती है, साथ ही उसकी नानी भी उसका साथ दे रही है। टीना और उसकी माँ भी नहीं चाहते कि राम अगला सीईओ बने। वहीं दूसरी तरफ हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फूलों की खेती की जा रही थी। उसी गांव में एक अम्मू नाम की लड़की होती है। अम्मू एक गरीब परिवार से भोली भाली सी लड़की है। उसके पिता पैरालाइज होने की वजह से काम नहीं कर पाते, इसीलिए वो अपनी खेती शक्ति नाम के एक बंदे के साथ मिलकर करती है। इसे हमारी भाषा में बटाईदार भी कह सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे करके अम्मू के पिता की तबीयत में सुधार भी हो रहा है, और इस पूरे गाँव में सिर्फ अम्मू ही गरीब नहीं है, यहाँ पूरा गाँव ही गरीब है। सभी फूलों की खेती करते हैं, मगर इससे भी उनका घर नहीं चल पाता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इधर विजय एक बोर्ड मीटिंग रखता है, ताकि वो ये अनाउंस कर पाए कि अगला सीईओ राम होने वाला है। मगर टीना इसके सख्त खिलाफ थी। वो बोलती है कि हमारी कंपनी का पुराना नियम है, जो भी सीईओ बनता है उसे एक टेस्ट देना पड़ता है। मगर विजय इस टेस्ट के बिल्कुल ही खिलाफ था। अब वो टेस्ट ये होता है कि सीईओ बनने से पहले 100 दिन का टेस्ट दिया जाता है, और सीईओ बनने वाले इंसान को एक साधारण आदमी की तरह 100 दिन गुजारने पड़ते हैं। अब वो आदमी कंपनी की किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकता, साथ ही उनसे पैसे भी नहीं ले सकता, साथ ही वो किसी को अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता कि वो कौन है, कहाँ से आया है। और ये टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि सीईओ की काबिलियत देखी जा सके। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आखिर वो सीईओ एक गरीब की तरह रह सकता भी है या नहीं। और इस टेस्ट के लिए आज से लगभग 20 साल पहले रमेश भी गया हुआ था, मगर 100 दिन खत्म होने के बाद रमेश की फैमिली को लगता है कि रमेश अब शायद मर चुका है, और इसीलिए अगला सीईओ विजय को बनाया गया था। और विजय अब अपनी पोजीशन अपने बेटे राम को देना चाहता है। अब विजय को यहाँ थोड़ी टेंशन हो जाती है, यही कि राम तो लंदन में पड़ा है, वो 100 दिन गरीबों की तरह कैसे गुजार पाएगा।
इसीलिए विजय इस टेस्ट के खिलाफ होता है। मगर राम तो अपने पापा से कहता है कि पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस टेस्ट को आराम से पास कर लूंगा और अगला सीईओ भी बनूंगा। इतना कहकर राम अपनी सारी महंगी चीजें जैसे अंगूठी, घड़ी, जूते सभी कुछ उतारकर वहाँ से एक साधारण इंसान बनकर निकल जाता है और अब 100 दिन तक उसे इस लग्जरियस लाइफ से दूर रहना होगा। इसके बाद राम एक मजदूर के साथ आज पूरे दिन मजदूरी करता है और उन पैसों से अपने लिए चप्पल खरीद लेता है। इसके बाद राम एक ट्रेन में बैठ जाता है। अब जहाँ ये ट्रेन जा रही होती है राम भी वहीं चला जाता है। राम को कुछ नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा और वो कैसे इन 100 दिन को निकालेगा। लेकिन उसे इतना भरोसा था कि वो ये टेस्ट जरूर पास करेगा। वहीं राम एक बहुत ही अच्छे मिजाज का इंसान है। राम लोगों की हेल्प करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। इधर टीना ने राम के पीछे कुछ गुंडों को लगा दिया होता है। वे गुंडे राम को उस टेस्ट को पूरा करने से रोकेंगे, मगर जैसे ही वे गुंडे ट्रेन तक आते हैं उन्हें राम ट्रेन से जाते हुए दिखाई देता है। मगर ट्रेन बहुत फास्ट थी तो वे गुंडे ट्रेन में सवार नहीं हो पाते। लेकिन ये ट्रेन जहाँ जा रही थी वहीं जाने के लिए एक और ट्रेन उनके पीछे आ जाती है तो वे गुंडे उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। मगर रास्ते में जब ट्रेन रुकती है तो एक आदमी अपना बैग वहीं भूलकर निकल जाता है। अब राम वो बैग उठाकर उस आदमी को देने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, मगर तब तक राम की ट्रेन निकल जाती है और वे गुंडे तो राम का पीछा करते हुए उसी ट्रेन में निकल जाते हैं आगे। मगर राम तो बीच में ही उतर गया होता है और ये वही गाँव होता है जहाँ पर अमू रहती है। अब राम उसी गांव में काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है ताकि वो अपने 100 दिन आराम से निकाल पाए। लेकिन चलते चलते राम को रास्ते में एक बदमाश आदमी दिखाई पड़ता है जो कि एक बूढ़े किसान को मार रहा होता है। अब राम उस बूढ़े किसान से पूछता है कि आखिर वो आदमी तुम्हें क्यों मार रहा था। बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या बताऊं बेटा, गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता है, उसका बाप एमएलए है, वहीं चाचा मिनिस्टर है, इसीलिए वो पूरे गाँव में अपना हुक्म चलाता रहता है। गाँव के सभी किसान फूलों की खेती करते हैं, मगर राजू उन फूलों को इतनी कम कीमत में खरीदता है कि हमें कुछ भी फायदा नहीं होता, उल्टा हमें हर बार नुकसान ही होता है। गांव में सभी किसानों को 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिल पाती। साथ ही उसने इतनी पाबंदी लगा रखी है कि गांव से बाहर फूलों को बेच ही नहीं सकते, वरना वे राजू के गुंडे हमें मार डालेंगे। अब ये सुनकर राम हैरान रह जाता है कि किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब राम किसानों के साथ राजू के पास पहुंच जाता है, जहां राजू उनको उनके फूलों के बदले 54-58 के भाव से खरीद रहा था। और जब किसान उस पे सवाल उठाते हैं तो उसके गुंडे किसानों को मारने लगते हैं। ये देखकर राम का खून खोल जाता है। अब राम राजू के सामने ही उसके गुंडों को अच्छे से धो देता है। अब वे गुंडे राम के डर की वजह से किसानों को उनके फूलों की सही कीमत दे देते हैं। अब सभी किसान बहुत खुश होते हैं, चलो उन्हें उनके हक का पैसा मिल गया। इसके बाद राम यहाँ से चला जाता है, मगर इधर राजू के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। राजू सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है जिसने मेरे आदमियों की इतनी बुरी तरह से धुलाई की है। एक रात की बात होती है कि राम कहीं जा रहा होता है कि अम्बू गलती से अपनी स्कूटर से राम को टक्कर मार देती है और ये देखकर अम्बू घबरा जाती है कहीं ये मर तो नहीं गया। मगर राम जिंदा होता है और राम को बहुत जोरों का बुखार था, इसीलिए अम्बू उसे अपने घर ले आती है और उस पर ठंडे पानी की पट्टियां रखकर उसका बुखार कम करने की कोशिश करती है। अगली सुबह जब राम की आंख खुलती है तो वो खुद को अम्बू के घर में देखकर हैरान रह जाता है। अब अम्बू राम को सारी बात बताती है कि किस तरह से मैंने गलती से तुम्हें टक्कर मार दी। इसके बाद अम्बू राम से उसके बारे में पूछती है, मगर राम अम्बू को अपने बारे में कुछ नहीं बताता। वो तो बस ये कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और काम के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ हूँ, मगर एक्सीडेंट होने की वजह से तुम्हारे घर पर पहुँच गया हूँ और सच बताऊं तो पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। अब ये सुनकर शक्ति और अम्बू को राम पर दया आ जाती है, हालांकि उसने अपना नाम यहाँ राम नहीं बताया है। अम्बू उसे पेट भर के खाना खिलाती है, साथ ही उसे काम पर भी रख लेते हैं। अब से राम अम्बू का खेत संभालेगा। इतना ही नहीं, घर की सफाई भी वो करेगा, बर्तन से लेकर सारे काम करेगा। घर के काम करने के वो उसे 5000 रुपए महीना देंगे। अब यहाँ करोड़ों का मालिक नौकरों वाला काम करेगा। राम भी मजे में काम कर रहा होता है, वो भी तो देखना चाहता है कि आखिर गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। अब राम अपना काम शुरू कर देता है। रोजाना वो बर्तन धोता, कपड़े धोता, खेतों में पानी वगैरह फेरना। काम करने से राम के हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन राम हार मानने को तैयार नहीं था। कहाँ राम मखमली गद्दों पर सोने वाला पेड़ की खुली छांव में सो रहा होता है। इसके बाद राम अपना दिमाग लगाना शुरू करता है और वो बांस के पेड़ों को काटकर उससे एक ऐसा वाटर सिस्टम बनाता है
जिससे एक जगह पानी डालने पर अपने आप पाइप की तरह पूरे खेतों में पानी पहुंच जाता है। क्योंकि ये हमें पता है राम एक पढ़ा लिखा बंदा है। अब ऐसी चीजें दिमाग लगाकर बनाने में उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये देखकर तो अम्बू और गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कमाल का दिमाग है इस बंदे के पास, इसने तो सारी मेहनत ही खत्म कर दी। लगता है ये राम कोई साधारण इंसान नहीं है, इसका दिमाग तो बहुत तेज है। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं, जहां अमू और राम एक दूसरे को मन ही मन पसंद भी करने लगते हैं। मगर ये दोनों ही इजहार करने से घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वहीं अमू तो राम को अनाथ लड़का समझकर प्यार कर रही थी। इसके बाद राम रोज पेड़ के नीचे सोता, तो उसको सोता हुआ देखकर अमू को उस पर तरस आ जाता। इसीलिए अब वो घर के अंदर कपड़े का एक पर्दा लगाती है और राम से कहती है कि देखो, पर्दे के उस साइड तुम सोओगे और पर्दे के इस साइड मैं सोऊंगी, लेकिन गलती से भी तुम्हारी उंगली पर्दे के इस तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपना अगला जन्मदिन ही भूल जाना, तुम्हें मार डालूंगी। अब राम भी मान जाता है। दूसरी तरफ गांव के सारे किसान आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो ये बातें कर रहे होते हैं कि फूलों की खेती करके हमें 2 टाइम का खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता। सारे पैसे तो वो राजू खा जाता है, ऊपर से हमारा कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। अब इसीलिए गांव के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम शहर में वॉचमैन वगैरह की नौकरी कर लेंगे। कम से कम इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि ढंग से 2 टाइम की रोटी मिल जाए। मगर कुछ लोगों के पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो यहाँ से शहर जा पाए, इसीलिए वो अपनी जान देने की सोचते हैं। मगर तभी एक किसान उन सभी से कहता है, देखो, हम सबको मिलकर राम के पास जाना चाहिए। अगर वो हमारी हेल्प करने के लिए मान जाता है तो वो जरूर हमें राजू से छुटकारा दिलवा देगा। तुम्हें याद है उस दिन उसी ने हमें राजू से ज्यादा पैसे दिलवाए थे, साथ ही उसके गुंडों को भी पीटा था। अब सारे किसान राम के पास आ जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद करो, तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। मगर राम गांव वालों से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं यहाँ किसी और काम से आया हुआ हूँ और मैं जल्दी ही यहाँ से चला भी जाऊंगा। मैं बिना वजह कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। इतना कहकर राम यहाँ से चला जाता है। और वैसे भी राम का कहना सही था, वो अकेला क्या कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो टेस्ट पर नहीं होता तब वो इनकी मदद कर सकता था। लेकिन अभी तो उसे इस बात का डर है कि कहीं इन सब के चक्करों में उसकी असली पहचान न सामने आ जाए। दूसरी तरफ हम अमू को घर जाते हुए देखते हैं। तभी राजू और उसके गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वहीं राजू तो अमू को गलत गलत कमेंट्स पास करने लगता है, क्योंकि राजू भी अमू को पसंद करता है, वो उसके साथ एंजॉय करना चाहता है। मगर अमू तो उसको जोर का थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। अब तो राजू के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। अब वो रात के समय ही अमू के घर पर अपने गुंडों को भेज देता है ताकि वे अमू का अपहरण कर पाएं। मगर तभी राम भी वहाँ आ जाता है और वो राजू के गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि गुंडे कुत्तों की तरह वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में राजू के कहने पर कुछ पुलिस वाले अमू के घर आते हैं और राम से उसकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं। और वे ये कहते हैं कि हमें ये खबर मिली है कि राम किसी गलत ग्रुप का हिस्सा है जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये अपनी पहचान बता देता है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, वरना इसे तो जेल में बंद कर देंगे हम लोग। लेकिन राम अपनी असली पहचान रिवील करके टेस्ट में फेल नहीं होना चाहता था, इसीलिए राम पुलिस को कुछ नहीं बताता। इस पर एक ऑफिसर राम को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। इधर अमू परेशान हो जाती है कि आखिर ये लोग राम को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब पुलिस स्टेशन में जाते हुए ऑफिसर ने राजू को सिग्नल भी दिया हुआ था कि हम तो इसे लेकर जा रहे हैं, मौका देखकर इसे मार भी देंगे। इसीलिए राजू भी अपने गुंडों के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। अब पुलिस स्टेशन में राजू राम को बहुत मारता है, मगर तभी जेल में एक वकील आता है जो सभी पुलिस वालों से कहता है कि सुनो, तुम लोगों को पता भी है ये कौन है, जल्दी से बाहर निकालो इन्हें, वरना तुम सभी की नौकरी चली जाएगी। ये एक बहुत ही अमीर खानदान का लड़का है। सभी पुलिस वाले घबरा जाते हैं कि हमने ये क्या कर डाला। अब ऑफिसर के साथ साथ पुलिस वाले राम से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि हमें माफ कर दो, अपने पिता को इसके बारे में कुछ मत बताना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद पुलिस वाले राम को छोड़ देते हैं। अब राम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, यार इस वकील को तो मैं जानता तक नहीं, कहीं इसे मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया कि मैं कौन हूँ। अब वकील राम से कहता है कि पहचाना मुझे, मैं वही हूँ जिसका बैग तुमने ट्रेन से उतर कर दिया था। उस बैग में मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल थी, अच्छा हुआ मुझे वो बैग मिल गया। तुम्हारे हाव भाव से मैं समझ चुका था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो बिना वजह ही ऑफिसर ने तुम्हें जेल में बंद करके रखा हुआ था, इसीलिए मैंने ऑफिसर से झूठ बोला।
तुम अमीर बाप के बेटे हो, और उन्हें यकीन भी हो गया। देखो, डर की वजह से उसने तुम्हें आखिरकार छोड़ ही दिया। ये कहकर वकील जोरों से हंसने लगता है, साथ में राम भी हंसने लगता है। यही मन राम सोचता है कि चलो, मेरी पहचान अभी तक किसी को पता नहीं है। मगर उस वकील को भी क्या पता था कि जो उसने झूठ बोला असल में वो सच था। इसके बाद ऑफिसर राजू और उसके गुंडों को राम से दूर रहने के लिए कहता है, साथ ही उसे धमकाता है कि वो एक अमीर बाप का बेटा है, तुम्हारी जान ले लेगा। राजू ये सोचने लगता है कि राम अगर इतने अमीर बाप का बेटा है तो वो यहाँ इस गांव में क्या कर रहा है। अब जैसे ही राम घर आता है तो अमू उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो राम को मंदिर ले जाते हुए कहती है कि तुम्हारे छूटने पर मैंने मन्नत मांगी थी मंदिर जाने की। राम भी बड़ा खुश था। वो दोनों खुशी खुशी मंदिर जाते हैं। अब मंदिर में बहुत सारा टाइम बिताने के बाद अमू राम को एक काका के घर पर लेकर आती है, क्योंकि कई दिनों से अमू रामू काका से नहीं मिली थी। वहाँ आकर अमू को पता चलता है कि रामू काका के घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। घर पर किसी ने भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वहीं रामू काका को चलने में काफी तकलीफ है, जिसमें काफी सारे पैसे लगेंगे। ऊपर से रामू काका की पत्नी भी बीमार है। रामू काका कहते हैं कि क्या कहूँ, फूल बेचकर थोड़ा बहुत पैसा तो आ जाता है। लेकिन उस राजू ने आसपास के खेतों की जमीन ही खरीद ली, जहाँ पर तालाब था। अब तालाब राजू के खेतों में जाने से मेरे खेतों में पानी बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा। इसी वजह से मेरी जमीन बंजर बन गई है। मैंने ट्यूबवेल लगवाने का सोचा भी था, लेकिन बिजली घर वाले बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, तभी बोरवेल से पानी आएगा। लेकिन अब उसमें भी 1 लाख का खर्चा चाहिए। मैंने तो अपनी लाइफ में 1 लाख रुपए कभी एक साथ देखे ही नहीं, और अब मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा। अच्छा हुआ तुम दोनों सही टाइम पर आ गए। कुछ देर बाद आते ना तो तुम्हें हमारी यहाँ पर लाशें मिलती। ऐसी जिंदगी जीने से ज्यादा अच्छा है कि हम मर जाएं। अम्बू और राम इनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब राम अपने 1 महीने में कमाए हुए पैसे 5,000 रुपए रामू काका को देते हुए कहता है, ये लीजिए, इनसे अपने परिवार का पेट भर लीजिए। और साथ ही राम कहता है कि मरना ही हर समस्या का हल नहीं होता, अगर गौर करे तो हर चीज का समाधान निकाला जा सकता है। और ये सुनकर रामू काका राम को गले लगाकर बहुत रोते हैं। इसके बाद अगले दिन राम रामू काका के खेत में आता है, और जो बोरवेल बिजली की वजह से नहीं चल पा रही थी, राम अपना दिमाग लगाकर पुराने ड्रम से एक विंड व्हील बनाता है, जिससे बिजली पैदा होती है, और वो बिजली बोरवेल चालू कर देती है। इससे रामू काका के खेतों में पानी आ जाता है। ये देखकर तो रामू काका की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सारे गाँव वाले राम को दुआएं दे रहे थे। सारे गाँव वालों की नजरों में राम उनका मसीहा बन चुका था। अगले सीन में सारे गाँव वाले फिर से राम के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं। गांव वालों का कहना था कि तुम हमें राजू से छुटकारा दिलवा दो। राम गांव वालों से कहता है कि देखो, ये काम अकेले इंसान का नहीं है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम सभी लोगों का साथ चाहिए। मैं एक लेटर लिखूंगा और उसे सरकार को भेज दूंगा। तुम सभी को उस लेटर पर अपने साइन करने होंगे ताकि सरकार तक बात पहुँच सके, और ये भी हो सकता है कि वो किसानों के लिए जरूर कुछ करेंगे। अब गांव के सभी गरीब किसान इसके लिए मान जाते हैं। उन्हें साइन करना तो आता नहीं, इसीलिए वो उस लेटर पर अपने खून से अंगूठे लगा देते हैं, और ये लेटर हर राज्य की सरकार तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि वो लेटर प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री एक कम्युनिटी का गठन करते हैं, ताकि वो कम्युनिटी गाँव के किसानों के पास जाकर उनकी समस्या का समाधान करे। दूसरी तरफ टीना और अभी को इंस्टाग्राम पर राम की एक फोटो मिलती है, जिसमें उसने वो विंड व्हील बनाया था। ये देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं कि राम तो आराम से टाइम बिता रहा है, और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं पूरे 100 दिन होने में, और अगर इन 2 दिनों में हमने कुछ नहीं किया तो ये सीईओ की गद्दी तो हमारे हाथ से जाना ही है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अब इसीलिए टीना एक हैकर से बात करती है, ताकि ये पता चल सके कि ये वीडियो किसने और कहां से अपलोड किया है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि राम अभी कहां मौजूद है। दूसरी तरफ कम्युनिटी के बारे में जैसे ही राजू के चाचा को पता चलता है, वो उसके पिता को फोन करके कहता है कि देखो, गांव वालों ने अगर कम्युनिटी के सामने कुछ कह दिया तो तुम्हारी एमएलए की कुर्सी तो जाएगी ही, मेरी मिनिस्टर की कुर्सी भी हाथ से चली जाएगी, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए तुम जाओ और गांव वालों का कुछ करो, ताकि वे गांव वाले कम्युनिटी के सामने अपना मुंह बंद रखें। इसीलिए अब एमएलए राजू से गांव वालों को शांत करवाने का काम देता है, ताकि गांव वाले कम्युनिटी के सामने अपना मुंह ना खोले। अब अमू के घर पे उसके पिता आते हैं। अमू अपने पिता को राम के बारे में बता देती है कि मैं इसे पसंद करती हूँ, लेकिन जैसे ही अमू के पिता राम को एक डिब्बे से कुछ दवाई निकालने के लिए कहते हैं, तो राम तुरंत ही उस दवा को निकाल लेता है। ये देखकर अमू के पिता राम को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तो ये बता आखिर तू है कौन, और
और तूने मेरी बेटी से क्या कहा? तूने मेरी बेटी से कहा कि तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर तूने नाम समझकर दवाई कैसे निकाली? साथ ही अमू के पापा ये भी कहते हैं कि एक जाहिल आदमी विंडमिल कैसे बना सकता है, वो भी एक भंगार के सामान से। सच बता, तू है कौन? किसकी हेल्प से तू यहाँ पर आया है? अब ये सारी बातें सुनकर अम्बू राम से कहती है, तुम चुप क्यों खड़े हो? जवाब क्यों नहीं देते पापा के सवालों का? मगर राम के पास कोई जवाब नहीं होता। उसे चुपचाप देखकर अमू समझ जाती है कि राम झूठ बोल रहा था, कि वो एक गरीब है और अनाथ भी है। अब अमू गुस्से में राम को घर से भगा देती है और आज का टेस्ट का दिन 99वां दिन होता है। राम अमू से कहता है, बस मुझे 24 घंटे का टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन अमू तो उसकी एक भी नहीं सुनती, वो अपनी जिद पर अड़ जाती है। उसके बाद राजू के गुंडे अमू के खेत को बर्बाद कर डालते हैं। जब शक्ति रामू के गुंडे को रोकने जाता है तो वे शक्ति पर भी हमला कर देते हैं। और राजू के गुंडे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वे राम को यहाँ उलझा सके और उधर कम्युनिटी के लोग राम का इंतजार कर करके वापस चले जाएं, क्योंकि किसानों की तरफ से कम्युनिटी के लोगों से राम ही बात करने वाला था। अब राम और अमू जैसे ही शक्ति को इस हालत में देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं कि ये सब किसने किया। वहीं शक्ति का काफी खून बह जाता है। अब राम शक्ति को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आता है, जहां शक्ति का ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाह रहे थे, जो कि अमू और शक्ति दोनों के पास ही नहीं थे। अब राम विक्की को कॉल करके कहता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चाहिए, जिससे कि शक्ति का इलाज हो सके। जिस पर विक्की राम से कहता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? तेरे टेस्ट को सिर्फ 1 दिन बचा है। अगर तूने अभी कोई कदम उठाया तो तेरी पहचान सबके सामने आ जाएगी। राम विक्की से कहता है कि आ जाने दे सबके सामने मेरी पहचान, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने किसी की जान चली जाए, मैं ये देख नहीं सकता। तुम बस कैसे भी करके शक्ति का इलाज करवाओ। अब उसके कहने पर कई सारे बेस्ट डॉक्टर्स शक्ति का इलाज करने के लिए आ जाते हैं और शक्ति का इलाज शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ राम जब किसानों के पास जा रहा होता है तो वहाँ फिर से राजू के गुंडे आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब राम उनसे लड़ना शुरू कर देता है तो वहीं कम्युनिटी के लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जब राम आएगा तो हमारी प्रॉब्लम राम ही उन लोगों को बताएगा, ताकि मामला आगे बढ़ पाए। किसान तो राम के आने का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएगा और कब हमारी समस्या इन लोगों को बताएगा। मगर राम तो इधर राजू के गुंडों के बीच पूरी तरह से फंस चुका था। दूसरी तरफ अभी को पता चल जाता है कि राम अभी कहाँ है। अब अभी भी अपने गुंडों को राम को मारने के लिए भेज देता है। अब टीना अभी से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारा काम है राम को सीईओ नहीं बनने देना, उसकी जान नहीं लेना है हमें। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा भाई है। इस पर अभी कहता है कि माँ, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं वो तुम्हारा ही तो बेटा नहीं है? अब ये सुनकर टीना को बहुत बुरा लगता है कि उसका ही बेटा उससे इस तरह से बात कर रहा है। इधर राम राजू के गुंडों से बहुत परेशान हो चुका था कि तभी वहाँ पर अभी के गुंडे भी पहुँच जाते हैं और अब वो अभी के गुंडों को भी मारने लगता है। अब राम उनको अच्छी तरह से धो डालता है, मगर इसी बीच राम भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। हिम्मत करके राम किसानों के पास पहुंच जाता है। राम को वहां देखकर किसान भाइयों के अंदर अलग ही जोश आ जाता है। अब राम कम्युनिटी के मेंबर्स को राजू और उसके लोगों के अत्याचार के बारे में बताता है। वो फूलों की इतनी कम कीमत किसानों को देते हैं। अब राम की ये सारी बातें सुनकर कम्युनिटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब से किसानों को उनकी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी और सरकार उनका पूरा सपोर्ट करेगी। साथ ही वे अपने फूलों को गाँव के बाहर भी बेच पाएंगे। अब यहाँ सभी किसान बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर घायल होने की वजह से राम बेहोश हो जाता है और जब टीना का भेजा हुआ हेलीकॉप्टर राम को वहाँ आकर लेकर जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर से बोर्ड मीटिंग होती है, जहाँ अभी ये कहता है कि राम ने सिर्फ 99 दिन ही पूरे किए हैं, इसीलिए उसे सीईओ नहीं बनाया जा सकता। मगर तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है। ये वही रमेश है जो कि विजय का बड़ा भाई है, यानी कि टीना का हस्बैंड, जो कि 100 दिन की परीक्षा पास करने के लिए गया था और वापस कभी लौटा ही नहीं, और अब वो पूरे 20 साल बाद अपने घर लौटा है। रमेश सभी से कहता है, मैं मानता हूँ कि राम ने 100 दिन पूरे नहीं किए, लेकिन राम को मैंने अच्छे से देखा है। उसके जैसा इंसान शायद ही कोई होगा। जब मैं इस टेस्ट के लिए गया था तो मुझे गरीबों के साथ रहकर ये एहसास हुआ कि गरीबी में जीना किसे कहते हैं। हमारे पास सब कुछ हो इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरों के बारे में सब कुछ भूल जाएं। और यही कारण है कि मैं दोबारा वापस नहीं आया। राम नाम रखने से कोई राम नहीं बनता, उसके जैसा खुद को बनाना पड़ता है, और वो सारी काबिलियत राम के अंदर कूट कूट कर भरी है। अब ये सुनकर टीना भी कह देती है कि अगला सीईओ राम को बनाने से मुझे कोई एतराज नहीं है,
टीना को भी एहसास हो चुका था कि राम कितना अच्छा इंसान है। उसी के साथ साथ अभी भी मान जाता है कि उसका भाई सीईओ बने, कि उसके पिता की बातों से उसे भी एहसास हो जाता है कि कोई भी चीज छल कपट से हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए, तभी हम कामयाबी की बुलंदियों को छू पाएंगे। इसके बाद राम कई सारी गाड़ियों के साथ फिर से गांव आता है। अब जाकर उसकी पहचान पूरे गांव वालों के सामने आती है। सबको पता चलता है कि राम तो एक करोड़पति है। गांव में आते के साथ ही सबसे पहले राम सभी के लोन्स चुका देता है, जो देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। इसके बाद राम अमू से कहता है, दुनिया वालों के लिए चाहे मैं कितना भी अमीर क्यों ना हो जाऊं, तुम्हारे लिए हमेशा मैं वही राम रहूंगा जिस राम को तुम जानती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना सुनते ही रोते हुए अमू राम को गले लगा लेती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए, और अच्छी लगी है तो भी कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।